मिट्टी का किसी भी स्थान पे एक ऊर्ध्वाधर खंड क्या कहलाएगा? सॉइल प्रोफाइल। और अगर हम लोग क्षैतिज लेते हैं तब क्या कहलाएगा? सॉइल होरिजन। सामान्यतः इसको 5 या 6 भागों में हम लोग बांटते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ऊपरी मिट्टी का लेयर कौन सा है, ओ या ए, जिसको टॉप सॉइल कहे थे ना, ओ जो है ये है ऑर्गेनिक लेयर, और इसमें सिर्फ सड़े गले पदार्थ अवशेष होते हैं, सड़े गले पदार्थ के अवशेष होते हैं जो कि ह्यूमस बनने की ओर बढ़ चुका है, ठीक है, और इसी में ह्यूमस मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए ह्यूमस वाली मिट्टी कौन सी है, तो ए, ठीक है, या नहीं तो टॉप सॉइल दे देगा तब तो कोई बात ही नहीं है, टॉप सॉइल में सब आ जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे उपजाऊ कौन सी लेयर थी, ए, कौन सी थी? ए। बोले थे सबसे पहले ओ, ठीक है, जिसमें जिसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है। उसके बाद ए, ठीक है, ए में कार्बनिक पदार्थ भी है और खनिज लवण भी है, ठीक है, और इसलिए इसको टॉप सॉइल कहा गया, मिट्टी का सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जो कि अधिक उपजाऊ है, इसमें जल धारण क्षमता भी है। तो इसी से जल नीचे जाते समय में इसी के लास्ट वाले पोर्शन से क्या होता है, खनिज लवण निस्सालित होकर नीचे चला जाता है, जिसको कहे ई। तो ई के बाद कौन है? बी। तो ज्यादा सब चीज जाके कहा जमा हो गया? बी में। कहा हो गया? बी में। उसके बाद सी क्या था? पेरेंट रॉक। क्या था? पेरेंट रॉक। ये वेदर्ड था, अनवेदर्ड था? वेदर्ड, ठीक है, पार्सली वेदर्ड रॉक, या इसी को बोलते हैं पेरेंट रॉक, क्योंकि यहीं से मिट्टी का क्या होता है? जन्म होता है। इससे नीचे क्या था? आर, जिसको बोलते हैं बेड रॉक, और यह आधार प्रदान करता है, ये मिट्टी का हिस्सा नहीं है, ये मूल चट्टान है। क्या है ये? मूल चट्टान, जो कि आधार प्रदान करता है, और इसके बाद यानी इसके ऊपर मिट्टी का निर्माण शुरू होता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय मिट्टी को। हम लोग अभी तक जो हम लोग पढ़े मिट्टी के बारे में मोटा मोटी चीज पढ़े थे हम लोग, मिट्टी सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, ये वो ये सब पढ़े। आज हम लोग अब भारतीय मिट्टी की ओर बढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं, ठीक है, इसका वर्गीकरण कौन किया है, कितना परसेंटेज किसका है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, और ये सबसे सवाल आते रहते हैं। देखो क्षेत्रीय रूप से अगर तुमसे पूछा जाए तो हम लोग 4 ही प्रकार की मिट्टी पढ़ते हैं। कितने? नाम भी ज्यादातर यही सब सुनते हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, यही 4 प्रकार की मिट्टी है जो जनरली हम लोग सुनते हैं, ठीक है, और यही क्षेत्रीय वर्गीकरण भी है। लेकिन कुल मिट्टी हमारे यहाँ जो पाया जाता है वो 8 प्रकार है। कितना है? 8 प्रकार, ठीक है। चलो तो याद रखोगे, भारत में मिट्टी का वर्गीकरण किसने किया है ये तुमको पता होना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक संस्था है जिसका नाम है ICAR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, ठीक है। क्या है संस्था का नाम? ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रहने चाहिए, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो ICAR फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करते करते भारतीय मिट्टियों का अध्ययन किया गया, और अमेरिका के संस्था, ठीक है, अमेरिका के कृषि विज्ञान संस्था जो है उसके आधार पे हम लोग अपना वर्गीकरण किए, और वहां पे भी 8 वर्गीकरण था। हम लोग भी कितना वर्गीकृत किया? कितने भागों में? 8 भागों में। 1953 में हम लोग ये वर्गीकरण किए। कब किए? 1953 में हम लोग अपने भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण किए, और कितने भागों में किया गया? 8 भागों में। याद रखोगे ये किसने किया है? ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये 8 प्रकार के नाम पता होने चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ पे कितना क्षेत्रफल में कौन है ये भी तुमको पता होने चाहिए, ठीक है, कि कौन सा मिट्टी कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अगर फ्लैट क्वेश्चन 2-3 सवाल तुमसे पूछा जाएगा, इस तरह से 2 सवाल पूछा जाता है, एक डिफिकल्ट और एक आसान। आसान सवाल ये है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। ये हो गया आसान सवाल। दूसरा सवाल तुमको कोई भी इससे 3-4 उठा के डाल देगा, पूछेगा कि भारत में इसके प्रतिशतता के हिसाब से इसको क्या करें? सजाएं। इसलिए हमको दोनों तरीके से पढ़ना होगा कि सबसे अधिक कौन है, ये तो याद रह जाएगा, ये तो सबको याद रह जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल क्या आता है कि 4 दे दिया उसको अरेंज करने के लिए, इसमें जब तक तुमको पता नहीं होगा तब तक गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। चलो तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। यहाँ जो ये कैटेगरी बांटे हुए हैं ये प्रतिशतता के आधार पर ही है, भारत के कितने क्षेत्रों पर कौन सा मिट्टी है। जानते हो भारत का लगभग 43% हिस्सा है मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र समझते हो ना? हम लोग जब भौगोलिक स्थलाकृति पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग भागों में बांटते हैं,
पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तो भारत अगर पूछा जाए कैसा देश है, पठारी देश है, पहाड़ी देश है या मैदानी देश है, बोलोगे मैदानी देश है। हमारे यहाँ का लगभग जमीन का 43% हिस्सा क्या है, मैदान है, ठीक है। और इसी वजह से हमारे यहाँ सबसे अधिक मिट्टी वही पाए जाएंगे जो मैदान क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मैदानी हिस्सों में और तटीय हिस्सों में दो मुख्य रूप से याद रखना, कौन कौन सा हिस्सा है, मैदानी हिस्सा, और तट पे भी जो है वो मैदान ही है, ठीक है। तो मैदानी हिस्सा दे दे उत्तर भारत का मैदान, या तटीय हिस्सा दे दे, वहां पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या पाया जाता है, और ओवरऑल ये 40% के आसपास है। किसके परसेंट के आसपास, 40%। नहीं रहेगा 40% तो 43% तक भी जाएगा, क्योंकि मैदान का कुल हिस्सा भी हम लोग मान लेते हैं मैदान 43% है, तो मिट्टी भी कितना है, 43%, ठीक है। लेकिन अगर 40 से 43 के बीच में कुछ भी आंसर हम लोग कर देंगे, सामान्यतः हम लोग मान के चलते हैं 40% है। कितना है, 40%। अकेला कौन, जलोढ़ मिट्टी। कौन है, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नंबर जो है, यहाँ सबसे अधिक गलती होता है बच्चों से, क्योंकि सबसे अधिक हमको इसके बाद जो पॉपुलर नजर आता है वो है काली मिट्टी। कौन सी है, काली मिट्टी। इस लाल मिट्टी को उतना पॉपुलैरिटी नहीं मिला है, क्योंकि उतना अधिक उपजाऊ मिट्टी ये नहीं है, इस वजह से इसको पॉपुलैरिटी कम मिला है। और पॉपुलैरिटी कम मिलने की वजह से हम लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, कई किताबों में भी ये चीज तुमको मिल जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है ये भी हम बार बार बताते हैं। एग्जाम में जब पूछता है तो डाल देगा जलोढ़, काली, उसके बाद लेटराइट, पूछा जाएगा अरेंज करके बताओ सर्वाधिक से न्यूनतम की ओर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जलोढ़, उसके बाद क्या हो जाएगा, काली, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटराइट। पर क्या अगर लाल बीच में रहता तो क्या काली से ऊपर लाल नहीं आता। इसलिए भारत में सबसे अधिक मिट्टी जो दूसरे नंबर पे है वो है लाल मिट्टी। कौन सी है, लाल व पीली मिट्टी। एक्चुअल में मिट्टी का रंग कैसा है, लाल, इसलिए उसको बोलते हैं लाल मिट्टी। पर उसमें जैसे पानी डालोगे उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला, इसीलिए उसको कहते हैं लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। इसका जो प्रतिशत है वो है 18%। कितना है, 18%। कितना है, 18%। जलोढ़ मिट्टी कितना हो गया, 40%। जलोढ़ मिट्टी 40%, लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी इससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। इसका प्रतिशत है 15%। कितना है, 15%। अब फिर सब कम कम होता जाएगा। पहाड़ी व वन प्रकार की मिट्टी जो ये है 8%। कितना है, 8%। पहाड़ी या वन प्रकार 8। अब यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब शब्द तुमको लग रहा होगा, तो पहाड़ी और वन दोनों साथ साथ में कैसे आ गया, दोनों साथ ही चलता है। वन प्रकार की जो मिट्टी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि पहाड़ी के तराइयों में देखोगे बहुत अधिक घना वन होता है ना, देखा होगा अक्सर। पहाड़ जहाँ खत्म होगा नीचे के क्षेत्र में तुमको वन मिलेगा, यही है वन प्रकार, यही पाई जाती है वन प्रकार की मिट्टी। इसके बाद आते हैं मरुस्थलीय प्रकार। मरुस्थलीय अगर शब्द पूछा जाए तो ये तो सब वाकिफ हो कि मरुस्थल कहाँ है, हमारे यहाँ कहाँ है, राजस्थान में है। तो मुख्य रूप से ये थार डेजर्ट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है। मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, शुष्क मतलब सूखा मृदा, ठीक है। तो मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, अंग्रेजी में इसको डेजर्ट या एरिड सोइल कहते हैं। इसका जो प्रतिशत है वो 4 से 4.25 दे देगा। 4 पॉइंट कितना है, 2, कितना है नोट्स में, 4.2%, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी पढ़ने के लिए, अब ऐसा नहीं कि तुमको 4.2 रटना है, जो इसके आसपास का आंसर होगा वो मार देंगे। अरेंजमेंट में हमको बस ध्यान देना है कि जो हम ऑर्डर पढ़े वो सही होगा। जैसे 4.2 तुमको नहीं याद करना है, अगर 4.2 मतलब एग्जाम में नहीं आया तो 4.2 बदले 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कुछ आ जाए, इसके आसपास वाला मार देंगे, ठीक है। लेकिन अरेंज करने देगा तो वहां तुम तकलीफ हो जाएगा तुमको। चलो इसके बाद है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लेटराइट। अब देखो ये 4.2 और ये 3.5%, कितना अंतर है, बहुत छोटा सा। जब अकेला पूछेगा तो ये सब अंतर मायने भी नहीं रखेगा, ठीक है। लेटराइट का 3.7%, कितना है, 3.7%। यानी हमारे यहाँ जो बहुत अधिक पॉपुलर मिट्टी है, कौन सा मिट्टी, लेटराइट। लोगों को लगता है इसका क्रम तो कम से कम दूसरा या तीसरा पे होना ही चाहिए, क्योंकि इतना अधिक पॉपुलर है। बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है लेटराइट मिट्टी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशतता है वो मात्र कितना है, 3.5% के आसपास, 3.7%। कितना है, 3.7%, 3.7%। ये यहाँ तक हम लोग कर लिए 6 मिट्टी, 6 मिट्टी हो गया ना। इसके बाद अब जो बचेगा उसमें से 1.5%, 2% के आसपास ये दोनों है। कौन कौन सा, दलदली और लवणीय। लवणीय मिट्टी देखोगे तो मुख्य रूप से हमारे गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ हम बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब बिहार का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि बिहार में नमकीन मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चंपारण वाला क्षेत्र में हमारे यहाँ पे भी पाया जाता है नमकीन मिट्टी। और जब नमक क्या बोलते हैं, नमक क्या था जी, दांडी मार्च वाला जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हम लोग नमक बना के कानून तोड़े थे। तो पूछा जाएगा बिहार में कैसे नमक बनाया था, क्योंकि नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी चाहिए, तो नमकीन मिट्टी से हम लोग नमक बना दिए थे, ठीक है। कानून तोड़ना था तो तोड़ दिए किसी तरीके से। तो हमारे यहाँ पे भी नमकीन मिट्टी कुछ हिस्सों में पाया जाता है, तो वो बिहार में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे।
अभी हम लोग मोटा मोटी पूरे देश के लेवल पे पढ़ रहे हैं, बिहार को नहीं स्पेशली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना, 1-1.5% के आसपास, 2% के आसपास ये दोनों है। कौन कौन सा? दलदली और लवणीय। दलदली तुम जानते हो उन सभी जगहों पे पाया जाएगा जहां किसी नदी का या किसी झरने का अंत हो रहा है, जहां पे मिट्टी जो है वो पूरी गीली गीली हो गई है। और इसी दलदली मिट्टी वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। क्या बोलते हैं? वेटलैंड, ठीक है। यानी वेटलैंड मतलब क्या होता है? दलदल भूमि। क्या होता है? आर्द्र भूमि या दलदल भूमि, ठीक है। तो हमारे यहाँ कम है, लेकिन है हमारे यहाँ। और सबसे कम क्या है? लवणीय। सबसे कम क्या है? लवणीय। चलो फिर से ऑर्डर बोलो। तो सबसे अधिक जलोढ़, सबसे अधिक जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद लाल, लाल व पीली और लाल एक ही है, ठीक है। तो लाल मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, उसके बाद काली, उसके बाद पहाड़ी, उसके बाद मरुस्थली, उसके बाद लेटराइट। ध्यान देना, जरूरी तुम्हारे मतलब अगर क्षेत्रीय रूप से देखोगे हमको ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, काली के बाद डायरेक्ट आ जाता है लेटराइट, लेकिन इसके बीच में दो प्रकार मिट्टी आ गया। कौन कौन सा गया? पहाड़ी ओवन और मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। इसके बाद आएगा लेटराइट, इसके बाद पिटमई या दलदली मिट्टी, उसके बाद लवणीय। क्या मिट्टी का नाम और प्रतिशत पता हो गया? चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ एक पॉइंट और हो गया, आईसीआर ने किस देश के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण को आधार बनाया था? किसका? यूएसए का, ठीक है। अमेरिका का मृदा वर्गीकरण जो था उसको हम लोग आधार बनाए। अब हमारे लिए वो बहुत अधिक फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ कुछ प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। पहले ये सब याद हो जाएगा तब हम लोग वापस आएंगे कि यूएसए का 8 वर्गीकरण कौन कौन सा है, ठीक है। तो उस वर्गीकरण को भी पढ़ेंगे। कई बार सिमिलरिटी पूछ लेता है कि बताओ कि ये किसके मिट्टी के समतुल्य, नाम अलग है ना, तो हम लोग वहां जाके उसको लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं। अब आते हैं हमारे यहाँ की जो मुख्य मिट्टियां हैं। तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अब इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको याद रखने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा। 2-3 मिट्टी है जिससे अधिक सवाल आता है, जलोढ़ से, काली मिट्टी से और लेटराइट मिट्टी से। ये 3 अगर क्लियर है तो अधिकांश सवाल बन जाते हैं। इसी 3 से ज्यादा सवाल आता है, ठीक है, लेकिन हम लोग सबको ढंग से पढ़ेंगे जितना हमको जरूरी है, ठीक है। चलो, तो भारत में अधिकांश हिस्सों पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कितना प्रतिशत ये भी तुमको पता है कि 40 से 43% के आसपास क्षेत्र हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है, पाया जाएगा। अच्छा, बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? ये तो पता चल गया कि जलोढ़ मिट्टी जो है वहां पाया जाएगा जहां मैदान है, पर बच्चा फंस कहाँ जाता है? कभी एग्जाम में तुमसे पूछ लेगा, बताओ पूर्वी तटीय मैदान पर किस प्रकार का मिट्टी होगा? भारत के पूर्वी तटीय मैदान पे अच्छे अच्छे बच्चों का आत्मा हिल जाता है, क्योंकि उसको ऑप्शन में क्या दिखता है? तुमको दे देगा लवणीय मृदा, तुमको लगेगा समुद्र का पानी कैसा होता है? नमकीन। दलदली मृदा, समुद्र का पानी बार बार आता है, क्या बना देगा? दलदली। समझ रहे हो? तुम कंफ्यूज कहाँ हो रहा है? तुमको जलोढ़ मिट्टी पे ध्यान ही नहीं जाएगा, तुम कंफ्यूज हो जाएगा लवणिया मारे हैं कि दलदली मारे हैं। दलदली मार देते हैं, पानी रोज आता है तो दलदली अच्छा नहीं लग रहा है, पानी आएगा नमकीन वाला, नमकीन मार देते हैं, लवणिया। 100% सही होगा। सही होगा क्या? आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान देना, उसको हम लोग जब पढ़ाते हैं आगे चल, जो अभी पढ़ लिया होगा, तुम लोग तो पढ़ लिया ना जी, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, वहां बताए होंगे कि भारत का यही होता है कि जो एक बार अच्छे से पढ़े अगर हो तो तुमको क्लियरिटी अच्छे से मिलेगा। यहाँ बताया है, यहाँ पे वेस्टर्न पश्चिमी घाट, क्या है यहाँ? पश्चिमी घाट। और यहाँ कौन है? पूर्वी घाट। कौन है यहाँ पे? पूर्वी घाट। और बोले ये जो क्षेत्र बच गया ये है हमारा तटीय मैदान। क्या है ये? तटीय मैदान। क्या है ये? तटीय मैदान। जैसे तटीय मैदान आ गया तो हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि जितना भी मैदानी हिस्सा है वहां कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी। तो ये तटीय मैदान हो या कोई भी मैदान हो, वहां किस प्रकार का मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? बोलोगे उन सभी जगहों पर जहां नदी बहती है। कहाँ पाया जाता है? उन सभी जगहों पर जहां नदी बहती है। इसका मतलब यह हुआ कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कौन करता है? नदी करती है। कौन करती है? नदी। नदी जो अपने साथ जो भी चीज बहा कर लाती है उन्हीं से निर्मित होता है। कौन होता है? जलोढ़ मिट्टी। क्या निर्मित होता है? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए जहां जहां नदी वहां वहां जलोढ़ मिट्टी, चाहे ज्यादा क्षेत्र हो या कम क्षेत्र हो। अब जानते हैं उत्तर भारत के मैदान को कौन बनाता है? कौन कौन नदी बनाती है? गंगा नदी। कौन बनाती है? गंगा। गंगा और सिंधु के कुछ सहायक नदियां, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। क्या बोलते हैं? इंडो गंगेटिक प्लेन। इंडो से आ गया इंडस रिवर, इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी, और गंगेटिक से आ गया गंगा, तो इसको बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन, जो हमारे पंजाब वाले क्षेत्र से शुरू होकर बंगाल वाले क्षेत्र तक जाता है। मतलब पाया ना ये सब, ठीक है। और ये क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। तो याद रखोगे, मुख्यतः अगर पूछा जाए कहां, बोलोगे उत्तर भारत का मैदान। कहां? उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान।
कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बताओ यूपी में किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो किस प्रकार की मिट्टी, यूपी हो बिहार हो, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी, ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगर तुमको कुछ खास परिस्थिति नहीं दिख रहा है, समझना, अगर कोई खास परिस्थिति नहीं दिख रहा है कि कोई पहाड़ के पास पूछ रहा है, जैसे हिमालय के तराई क्षेत्रों में देगा, तब आंसर जरूर नहीं होगा, तब वहां वन प्रकार की मिट्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन प्रकार की मिट्टी। अगर खास परिस्थिति नहीं दिया है एग्जाम में, खाली पूछ लिया उत्तर भारत में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, आंसर कर देंगे जरूर। लेकिन अगर कुछ खास परिस्थिति वाला क्षेत्र दिया, उत्तर भारत में बहुत कुछ आ गया, जम्मू कश्मीर भी कहा गया, उत्तर भारत में, क्या जम्मू कश्मीर में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, जो नदी क्षेत्र है वहां पाया जाएगा, बाद बाकी वहां पे पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, वहां पे पहाड़ी मिट्टी, वन प्रकार की मिट्टी। और जम्मू कश्मीर में एक खास प्रकार की मिट्टी में जो इस वर्गीकरण में हम लोग पढ़ते भी नहीं है, करेवा भूमि, याद है, कश्मीर घाटी क्षेत्र में करेवा मिट्टी पाया जाता है, जो कि केसर के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो वो क्षेत्रीय रूप से वो सब है, हम लोग ब्रॉड स्तर पर पढ़ रहे हैं, अगर मोटा मोटी पूछेगा तो ब्रॉड स्तर पर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, दूसरा क्या, अगर दूसरा ऑप्शन दिया तो क्या देगा, नदी घाटियों में, कहां दे देगा, नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टी, ठीक है, तो नदी घाटियों में, ठीक है, नदी घाटियों में किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तीसरा दे देगा तुमको तटीय प्रदेश में, क्या दे देगा, तटीय मैदान में, तटीय मैदान में किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और ये सवाल कई बार पूछा, ये दोनों बच्चा कर लेता है, जो एक बार पढ़ लिया ये भूलता नहीं है कि उत्तर भारत का मैदान भी जलोढ़ मिट्टी से है, नदी घाटियों में भी क्या पाया जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। लेकिन ये तटीय मैदान वाला में आत्मा हिल जाता है, याद रखना, हम लोग इसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस प्रकार से एग्जाम में पूछता है। तो तटीय मैदानों में भी क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, चाहे वो पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट, दोनों तटीय मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और अगर पूछा जाए सभी मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ कौन है, अगर नॉर्मली पूछा जाए तो सभी मिट्टियों में सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ है, कौन सी है, इस बारे में पहले भी बताए हुए कि जो नदियां अपने साथ कुछ सामग्रियां लाती है, जो खनिज लवण लाती है, वो सब मिट्टी को क्या बना देता है, उर्वर, क्या बनाता है, उर्वर, जिसकी वजह से जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, काफी उपजाऊ, क्या हो जाता है, उपजाऊ। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, सिर्फ इसी का याद रखना और बाकी किसी का नहीं पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी के निर्माण में किसका किसका योगदान है। जैसे हम लोग मिट्टी के निर्माण में पढ़े हैं, मिट्टी के निर्माण में 4 चीजों का योगदान है, किसका किसका, हाँ, क्ले, सिल्ट, ठीक है, सैंड और ग्रेवल। ठीक है, हिंदी में क्या था, मृतिका, बालू, मृतिका, गाद, बालू और बजरी, यही तो था, ये 4 चीज से बना है। चाहे कहीं का भी मिट्टी हो, परसेंटेज ऊपर नीचे होगा, परसेंटेज क्या होगा, ऊपर नीचे, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं चारों से या इन्हीं में 4 में से कोई 2, 4 में से कोई 3, यही अधिकांश हिस्सों से बना होगा। सिर्फ इसी का तुमको प्रतिशत याद रखना और बाकी किसी का याद नहीं रखना है, इसका पूछता है। इसमें 3 चीजें होती है, मृतिका, बालू और गाद। क्या क्या होता है, मृतिका, बालू और गाद। इसमें से याद रखोगे मृतिका और बालू की मात्रा अधिक होती है, मृतिका और बालू की मात्रा अधिक होती है। अधिक तुमको प्रतिशत भी याद रखना है कि सामान्यतः मृतिका की मात्रा 40%, कितना, 40%, बालू की मात्रा भी 40% और गाद की मात्रा 20%। ठीक है, तो याद रखोगे। यहाँ पे अन्य नाम हम दिए हुए, और क्या दिए हुए हैं, बालू के घटते क्रम में। तो अन्य नाम जो इसका है, 3 नाम है, याद रखोगे, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और कंप मिट्टी। क्या क्या है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और कंप मिट्टी। अब तुमको याद तो रखना ही है, एग्जाम में कई बार पूछा है इसको किस नाम से जानते हैं, कई जगह लिखा हुआ मिलेगा दोमट, कई जगह कछारी, कई जगह कंप, इसको याद रखना ही रखना है। पर यहाँ से सवाल थोड़ा सा आगे भी बढ़ गया है। ठीक है, अब तुमसे पूछता है कि बताओ इसमें से सबसे अधिक बालू किसमें पाया जाएगा, ऑप्शन दे देगा दोमट, कछारी, कंप। अब आंसर क्या होगा, या जलोढ़ भी एक ऑप्शन दे देगा, तब आंसर वहां ना तो जलोढ़ होगा ना ये सब होगा। आंसर तो तुम्हारे हिसाब से सभी हो सकता था, लेकिन सभी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, दोमट। सबसे अधिक बालू किसमें है, दोमट। दोमट से कम बालू किसमें है, कछारी। और सबसे कम बालू किसमें है, कम। सबसे कम बालू किसमें है, कम। तो ये ऑर्डर तुम लोग भी इसको लिख लेना कि ये ऑर्डर, ठीक है, दोमट, कछारी और कम। ठीक है, तो याद रखोगे बालू की मात्रा सबसे अधिक किसमें है, दोमट में। बालू की मात्रा कम किसमें है, सबसे कम किसमें, कम में। सबसे कम किसमें, कम में। तो याद रखना इसकी विशेषता क्या है, पहला ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है, क्या होता है, सर्वाधिक। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसमें सघन कृषि क्या है, सघन कृषि संभव है, सघन कृषि संभव है। ठीक है, संभव है। ठीक है, सघन कृषि संभव है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सघन कृषि संभव है, इसलिए इसी के इर्द गिर्द जितना भी क्षेत्र है यहीं पे तुमको सघन आबादी में मिलेगा और ये सबसे अधिक उपजाऊ भी होता है। अगर यहाँ से पूछा जाए बताओ इस मिट्टी में किस चीज की, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जितना भी मिट्टी पढ़ोगे सबसे अधिक भूलने वाला भी टॉपिक यही है कि सबसे अधिक किसमें क्या पाया जाता है और किस चीज में, इसमें किस किस चीजों में कमी है। तो याद रखोगे इसमें पोटास और चूना क्या है,
पोटास और चूना की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? पोटास और चूना, ठीक है, पोटास और चूना अधिकता किसकी होती है? पोटास और चूना अधिकता किसकी होती है? पोटास और चूना। याद रखोगे भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में, एकदम ध्यान से याद रखना, ये फ्लैट क्वेश्चन आएगा, बढ़िया क्वेश्चन होता है। भारत के सभी प्रकार की मिट्टियों में हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। किसकी कमी है? नाइट्रोजन। याद रखोगे किसी भी पौधे के लिए या मिट्टी के लिए आवश्यक उर्वरक क्या है? एन से क्या हुआ? नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटासियम, ठीक है। इसीलिए कभी भी तुमसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ निम्न में से किसी भी मिट्टी के उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, या पौधों के विकास के लिए किसकी सबसे अधिक आवश्यकता है? आंसर याद रखोगे एनपीके। क्या बोलोगे? एनपीके। हमारे यहाँ पे पूछा जाए कौन सी खाद की आवश्यकता होती है मिट्टी में? एनपीके की। यही हम लोग करते हैं, और यही एन देने के लिए हम लोग यूरिया देते हैं। क्या देते हैं? यूरिया। सबसे अधिक जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में, इसलिए सबसे अधिक खेत में हम लोग क्या डालते हैं? यूरिया। तो हमारे पास ध्यान से सुनना इसको, नाइट्रोजन को भी बनाने का साधन है, फास्फोरस को भी बनाने का, फास्फेट वगैरह हम लोग बनाने का साधन हमारे पास है, लेकिन पोटासियम बनाने का हमारे पास साधन नहीं है। मतलब हम पूरा ऑर्गेनिक तरीके से भी इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। पोटासियम जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनता है। यानी अगर समग्र पूरे भारत को ले लेंगे तो 2 से 3% ही हम पोटेशियम बना सकते हैं जितना हमको आवश्यकता है। इसलिए अगर कभी भी सवाल आता है कि बताओ इसमें से कौन सा उर्वरक है जिसमें हम लोग मतलब कंप्लीटली इंपोर्ट करने पर, दूसरे देश से मंगाने पर डिपेंडेंट है, तो वो कौन सा हो जाता है? पोटासियम। कौन सा हो जाता है? पोटासियम। हमारी मिट्टी में इसकी भी कमी है, पर कुछ कुछ ऐसे मिट्टी है जिसमें इसकी मात्रा थोड़ी सी ठीक ठाक है। उसमें से कौन है? जलोढ़। और उत्पादन के लिए इसकी काफी जरूरत है, इसलिए तुम देखा कि जलोढ़ क्या हो गया? सबसे अधिक उपजाऊ। क्या हो गया? सबसे अधिक उपजाऊ। तो याद रखना 2 चीज इसमें अधिक है, चूना और जलोढ़। अगर मान लो चूना नहीं दिया एग्जाम में, ध्यान देना, ये तो रटना ही रटना है, नहीं दिया तो कैल्शियम दे देगा। क्या दे देगा? चूना किससे बना होता है? कैल्शियम से। तो अगर चूना नहीं दिया है तो उसकी जगह पे क्या मिल जाएगा? कैल्शियम। दोनों आंसर सही है। याद रखना क्या अधिक होता है इसमें? पोटास और चूना। कमी किसका होता है? नाइट्रोजन का। कमी किसका होता है? नाइट्रोजन। क्या ह्यूमस अधिक है इसमें? नहीं। तो कमी किसका होगा? ह्यूमस का। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था? फास्फोरस। क्या था? फास्फोरस। बताया इसमें फास्फोरस है? नहीं है। इसमें कमी किसका हो गया? बोलोगे नाइट्रोजन का। किसका कमी हो गया? नाइट्रोजन। दूसरा क्या? फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस। और तीसरा, ठीक है, फास्फोरस। और उसके बाद ह्यूमस। क्या हो गया? ह्यूमस। अब आगे आता है जलोढ़ के प्रकार। ये पहले भी पढ़ा रखे हैं, जलोढ़ के 2 प्रकार होते हैं, खादड़ और बांगड़। खादड़ और बांगड़। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको। कौन लपेटे में आएगा? रुको, कौन आएगा? तुम बताओ। इसको पहले से आत्मा में हो गया था, हम ही पकाएंगे। तुम बताओ खादड़ मिट्टी क्या होता है? नवीन मिट्टी। देख लिया अभी तो पक्का नोट्स देख के बोल रही है। बताए थे, वेरी गुड, ठीक है। अगर आता है याद है, ये याद रखना है, ये आसान सा चीज है, खादड़ और बांगड़। इसमें से खादड़ अगर भूल जाओगे तो याद रखना खाने योग्य। खादड़ खाने योग्य। अच्छा, नया चीज खाने योग्य होगा, पुराना चीज होगा? नया। कुछ बच्चा होगा जो पुराना चीज खाता होगा, लेकिन सामान्यतः सभी नया चीज खाता है क्योंकि ताजा ताजा रहता है। तुमसे पूछा जाएगा 2 ही सवाल कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अगर ये खाने वाला खाली याद रख लोगे तो पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना प्रकार कितने हैं इसके? 2। एक को कहते हैं खादड़। क्या कहते हैं? खादड़, ठीक है। खादड़ या खादड़ दोनों मिलेगा, दोनों वही है। और दूसरा होगा बांगड़। क्या होगा? बांगड़, ठीक है, बांगड़ या बांगर, ठीक है, दोनों शब्द का इस्तेमाल होता है। तो खादड़ और बांगड़। खादड़ खाने योग्य मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी। और बांगड़ क्या हो जाएगा? पुरानी। क्या हो जाएगा? पुरानी। अच्छा, अगर यही सिर्फ याद रह गया, अब बताओ दोनों में से अधिक उपजाऊ कौन होगा? खादड़ या बांगड़? तो खादड़। नवीन जलोढ़ मिट्टी है, नई नई चीजें आ रही है वहां पे, तो ऑब्वियसली उसमें उपजाऊपन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बांगड़ जो है बेचारा सूख रहा है, उसमें पानी जा ही नहीं रहा है, बहुत पहले इसमें बाढ़ आया था, उसी का मिट्टी जो है अभी तक चल रहा है, क्योंकि नवीनीकरण नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? नवीनीकरण। अब यही सवाल तुमसे पूछ लेता है कि निम्न में से किस मृदा का नवीनीकरण होते रहता है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, या मान लो लाल मिट्टी। किसका होगा? जलोढ़ मिट्टी। किसका होगा? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन ऑप्शन बदल देंगे, खादड़ मिट्टी, बांगड़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। अब क्या आंसर होगा? खादड़ मिट्टी। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को बदलेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों में एक ही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का टाइप बदलेंगे, ऑप्शन बदलेंगे तो आंसर बदल जाएगा। तो याद रखना इसमें नवीनीकरण होते रहता है। किसमें? खादड़ में। इसमें नहीं होता है। इसलिए सबसे अधिक उपजाऊ कौन होता है? इसमें भी सबसे अधिक उपजाऊ खादड़। कौन सा होता है? खादड़। नदी जहां से हर वर्ष बाढ़ लाती है जिस क्षेत्रों में, वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? खादड़ या बांगड़? बोलोगे खादड़।
ये पिछले जब हिमालय वाला वो पढ़ा रहे होंगे, नदी मैदान जब पढ़ा रहे होंगे वहां ये सब बताए होंगे। ठीक है, क्या ये पूरा मिट्टी क्लियर हुआ जलोढ़? किसी को कोई दिक्कत? फिर से रिपीट करते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों पर कौन सी मिट्टी? लगभग कितना प्रतिशत? 40 से 43%। अगर कभी किलोमीटर में दे दें, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में, तो लगभग 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्या 15 लाख किलोमीटर? तुम क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगला है लाल मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। 2-3 सवाल इससे आते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 2-3 सवाल दिमाग में है तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसका निर्माण मुख्यतः कैसे चट्टानों से होता है? बोलोगे कयांतरित चट्टानों से। कैसे होता है? कयांतरित। इसका लाल रंग अगर पूछा जाए, कहीं पे भी किसी भी जो स्थलीय चीज है उसका रंग लाल अगर है तो आयरन ऑक्साइड। क्या है? आयरन ऑक्साइड। क्या नाम, क्या होगा? आयरन ऑक्साइड। कहीं के भी मिट्टी या पत्थर या चट्टानी क्षेत्र का अगर रंग लाल दिखे, कई बार तुमसे पूछा जाता है कि मार्स का रंग कैसा दिखता है हमको? लाल। मार्स है ना ग्रह, कैसा दिखता है? लाल। पूछ लेगा किसके कारण से लाल दिखता है, रटना नहीं है वहां, अलग से बोल देना। क्या बोलोगे? आयरन ऑक्साइड। स्थलीय क्षेत्र का कहीं पे भी लाल रंग दिखे, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लेटराइट मिट्टी का रंग लाल, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल। किसके वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी का रंग अगर पूछे तो बोलोगे धूसर। क्या बोलोगे? हम लोग जो मिट्टी देखते हैं कैसा कलर बोलते हैं इसको? धूसर कलर। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? धूसर कलर। ठीक है, लाल मिट्टी का रंग के लाल के पीछे आयरन ऑक्साइड। अगर पूछा जाए कि जल सोखने के बाद, ये अच्छे से रिवर्स करके याद रखना कि पीली मिट्टी का निर्माण, पीली मिट्टी कब पीली दिखती है? तो बोलोगे जब लाल मिट्टी जल सोख लेती है। तो जल सोखने के बाद रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। तो याद रखना, लाल व पीली मिट्टी में यही खासियत है कि नॉर्मली सूखे में वो लाल दिखेगा और जल सूखने के बाद क्या दिखेगा? पीला। क्या दिखेगा? पीला। याद रखोगे। अच्छा, क्षेत्र याद रखोगे। काली मिट्टी, सॉरी, जलोढ़ मिट्टी का तो देख लिया किधर किधर पाया जाता है। लाल मिट्टी अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो कहां कहां पाया जाएगा? एक राज्य जो 100% याद रखना, पर बाद बाकी अभी अगर इधर कुछ 2-3 सालों में देखोगे तो अन्य वाला जो कम इंपॉर्टेंट वाला है वो वाला क्षेत्र डाल के पूछ रहा है एग्जाम में। जो सबसे अधिक है वो तो रट ही लेना है कि सबसे अधिक है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा किस मिट्टी से बना हुआ है? बोलोगे लाल मिट्टी से। तो याद रखना, मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। याद रखोगे यहाँ पे एक और पॉइंट कि इसका लगभग 2/3 हिस्सा, ठीक है, 2/3 तमिलनाडु इसी से बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी का 2/3 नहीं, तमिलनाडु का 2/3 हिस्सा किससे बना हुआ है? लाल मिट्टी से। याद रखना, तमिलनाडु के कुल क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सों पर जो मिट्टी है वो कौन सा है? लाल व पीली मिट्टी। इसके बाद जो तुम एक क्षेत्र याद रखोगे वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये दो क्षेत्र एकदम अच्छे से याद रखना, आंध्र प्रदेश। इसके अलावे पूर्वोत्तर भारत का दक्षिणी हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत का दक्षिणी हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत मतलब नॉर्थ, पूरी भारत, पूर्वोत्तर भारत नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का दक्षिणी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट का दक्षिणी हिस्सा, जहां पे जलवायु कैसा था? एडब्ल्यू जलवायु। वो हिस्सा में यानी तुम्हारा जो क्षेत्र होगा, मिजोरम क्षेत्र, त्रिपुरा क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। इसके अलावे बिहार वाले क्षेत्र में देखोगे तो झारखंड और पूर्वी घाट से संबंधित कुछ उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र, तो झारखंड में भी कुछ मात्रा में लाल मिट्टी पाया जाता है। अब हमसे जो सवाल पूछा सकता है हम उसको कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। कहाँ कहाँ पूछा सकता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके पूछने चांसेस 60 to 70% है। इसके अलावे अगर कहीं पूछा तो हमको पूछा नहीं, राज्य डाल देगा। क्या क्या डालेगा? झारखंड डालेगा कि नहीं डाल सकता है? झारखंड डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का दक्षिणी हिस्सा में जो जो आएगा, क्या क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट का साउथ पोर्शन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का साउथ हिस्सा। अगर ये हम लोग किए हुए हैं, हमारा लगभग चीज कंप्लीट है, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दो मस्ट याद रखना है हमको। क्या क्या? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कैसा मिट्टी? लाल मिट्टी। कैसा मिट्टी? लाल मिट्टी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में कैसा मिट्टी? लाल मिट्टी। ठीक है, चलो। इसके बाद है उपजाऊपन। इसका लाल मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता है? कम होता है। लाल मिट्टी का उपजाऊपन कम। जहां पे भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी उसका उपजाऊपन क्या होने लगेगा? कम। तो याद रखना, आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा उपजाऊपन को क्या करता है? कम करता है। थोड़े बहुत मात्रा में तो ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में, इतना अधिक है कि लाल कर दिया इसको, तो उपजाऊपन ऑब्वियस है उसका कम होगा। इसी तरह से लेटराइट का भी रंग कैसा होता है? लाल। उसका भी उपजाऊपन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो याद रखना, जो ये मिट्टी है इसका उपजाऊपन होता है कम। प्रमुख फसल अगर पूछा जाए तो इसमें बाजरा और आलू। प्रमुख फसल इसका क्या है? ठीक है, बाजरा और आलू। प्रमुख फसल बाजरा और आलू। आलू की खेती इसमें अच्छे से की जाती है। ठीक है, तो याद रखोगे प्रमुख फसल इसका क्या है? बाजरा और आलू। अच्छा, इसमें पूछा जाए अधिकता किसका होता है? लाल मिट्टी में अधिकता किसका होता है? तो लोहा और सिलिका का। किसका होता है? लोहा।
लोहा वाला तो सेट ऑलरेडी खोपड़ी में घुस चुका है, लोहा के कारण ही तो लाल हो रहा है, तो लोहा का अधिकता होगा ही होगा। उपजाऊपन कम है, हम क्या बताएं, उपजाऊपन कम है, इसका मतलब इसमें एनपीके बहुत कम होगा, इसलिए कमी किसका होगा, एन का, पी का। देख रहे हो एक पॉइंट कितना ट्रिगर कर रहा है हर चीज को। तो अगर उपजाऊपन कम है तो हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि इसमें एनपीके की कमी होगी। किसकी कमी होगी, एनपीके की। और एनपीके में क्या क्या आ गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम। तो क्या ये तीनों की कमी हो सकती है, नहीं हो सकती है। और उपजाऊपन बढ़ाने के लिए एक और योगदान देता था, वो था ह्यूमस। क्या था, ह्यूमस। इसका उपजाऊपन ऐसे भी कम है तो इसमें ह्यूमस की मात्रा भी क्या है, कम है। तो क्या याद रखने में आसानी हुआ कि नहीं हुआ, इस एनपीके के जरिए तुम याद कर सकते हो कि इसमें क्या अधिक मिलता है, आयरन। क्या मिलता है, आयरन। और आयरन की अधिक मात्रा उसको क्या बनाता है, कम उपजाऊ। तो आयरन के साथ और इसमें क्या मिलता है, सिलिका। क्या मिलता है, सिलिका। सिलिका अधिक मिला है, इसका मतलब बालू का कंटेंट भी उसमें क्या हो सकता है, अधिक। क्या हो सकता है, अधिक। और बालू का कंटेंट बहुत अधिक उपजाऊ नहीं बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, अधिक लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन, और कमी किसका है, एनपीके का और ह्यूमस का। क्या किसी कोई दिक्कत। अगर नेचर पूछा था, स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। बहुत एसिडिक नहीं होता है, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। हमारे लिए जो बेहतर जमीन हो सकता है वह क्या बोल सकते हो, मतलब ना तो बहुत अधिक एसिडिक हो, ना बहुत अधिक बेसिक हो। बेसिक समझते हो ना, बहुत अधिक नमकीन है तो वह बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक। बहुत अधिक नमकीन है तो क्या हो जाएगा, बेसिक। यानी नमक अगर अधिक बढ़ेगा तो उसमें बेसिसिटी यानी क्षारीयता बढ़ने लगेगा, हमारे लिए वो भी उपजाऊपन नहीं देगा। तो हमको जो चाहिए वो 7 के इर्द गिर्द चाहिए। क्या चाहिए, 7 के इर्द गिर्द। 7 से अगर थोड़ा सा अधिक है, अल्कलाइन वाला सिस्टम है, तो हमारे लिए वो उपजाऊ होगा। क्या होगा, उपजाऊ। और 7 से कम जितना होता जाएगा उतना ही मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी एसिडिटी मिट्टी में बढ़ेगा तो हमारा उपजाऊपन क्या होने लगेगा, कम। अभी लास्ट में आते आते हम लोग उसको दूर भी करेंगे। एसिडिटी दूर करने के लिए, मतलब एसिडिक गुण अगर ज्यादा है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, क्षारीयता ज्यादा है उसको दूर करने के क्या करते हैं, सब पढ़ेंगे और सब एग्जाम में भी आता है। क्या ये लाल और पीली मिट्टी में किसी कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अगला है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो सबसे अधिक सवाल आता है वो है इसके अन्य नामों से। किसे आता है, अन्य नाम। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी, तो ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसको नहीं जानता है। क्या बोलते हैं इसको, रेगुर मिट्टी, ठीक है। ये सवाल तो एकदम पूरा हंसता खेलता बच्चा कर लेता है, ठीक है, रेगुर मिट्टी। तो कई बार ये पूछा गया है कि बताओ रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है, किसका है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम, पहला नाम क्या हो गया, रेगुर मिट्टी। पहला नाम क्या हो गया, रेगुर मिट्टी। दूसरा, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ये हमको जानना जरूरी है। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है लावा चट्टानों से। कैसे हुआ है, लावा। हम जब पढ़ा रहे होंगे चट्टान के बारे में तो वहां बताए होंगे कि दक्कन क्षेत्र वाला हिस्सा, जो दक्कन पठार है उसका हिस्सा, यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। लावा निकला और ऐसे करके फैल गया था, याद है। ऐसे जमीन फटा था और ऐसे करके पहाड़ नहीं बना था, ये क्या हो गया था, पूरा फैल गया था। यही फैला हुआ काला काला दिखता है, पूरा कैसा दिखता है, काला काला। और जो फैला चट्टान निकलकर ये फैला बेसाल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टान अग्नि चट्टान है कि नहीं है। दो चट्टान तो अग्नि एकदम सबको याद रखना चाहिए, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट जमीन के अंदर दब गया, दबा रह गया, उसको ग्रेनाइट। कौन सा है वो, ग्रेनाइट। जमीन के बाहर निकल के आई है बेसाल्ट। खाली यही दोनों नहीं है, पर ये दोनों एकदम मस्ट है, प्राइमरी है, ठीक है। ग्रेनाइट का निर्माण कहाँ होता है, जमीन के अंदर। अगर बाहर नहीं निकल पाया तब ग्रेनाइट बन जाएगा, और बाहर निकल के फैल गया तो ये क्या होता है, बेसाल्ट, ठीक है। ये दोनों अच्छे से याद रखना। अगर यहाँ पे बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो लावा से। कैसे हुआ है, लावा चट्टान से। और लावा में भी किसका लावा, बेसाल्ट का लावा। किसका लावा, बेसाल्ट। तो याद रखोगे, ये कहाँ लिखे हैं, कहीं लिखे हैं क्या, निर्माण हुआ है मुख्यतः, बोलोगे बेसाल्ट लावा से। किसके, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट लावा चट्टान से। लावा चट्टान से, ठीक है, बेसाल्ट लावा चट्टान से। अब ये बेसाल्ट लावा चट्टान से बना है, इसीलिए इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा मिट्टी या लावा मृदा। कभी भी तुमसे पूछ ले लावा मृदा किसको कहते हैं, क्या बोलोगे, काली मिट्टी। एकदम दिमाग में सेट और कोई मिट्टी नहीं। लावा से किसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का। लावा से किसका निर्माण हुआ है, काली मिट्टी। काला रंग जो हुआ है, यह बेसाल्ट का रंग भी कैसा होता है, काला। कैसा होता है, काला। और इसी में एक खास प्रकार का अवयव पाया जाता है, इसको बोलते हैं टिटेनीफेरस। क्या बोलते हैं, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, उसके वजह से इसका रंग हो गया काला। तो याद रखना, काली मिट्टी में क्या मिलता है, बेसाल्ट चट्टानों का अवशेष। क्या मिलता है, बेसाल्ट। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, लावा मिट्टी। क्या कह देते हैं, लावा मिट्टी। अब इस प्रकार के मिट्टी में हर चीज उग नहीं पाएगा, और ये है तो फसलों के लिए बड़ा बढ़िया। अगर पूछा जाए काली मिट्टी उपजाऊ होती है क्या, तो बोलोगे हाँ। काली मिट्टी पानी को कंटेंट रख, मतलब अपने अंदर समा के सबसे अधिक रखती है। तो अगर पूछा जाए कौन सी मिट्टी है जो पानी को सबसे अधिक ऑब्जॉर्व करके रखती है अपने पास, तो काली मिट्टी। बहुत बढ़िया से, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कई बार कहते हैं, क्योंकि अंदर में नमी बरकरार आता है,
ऊपर वाले मिट्टी में हल्का दरार आ जाता है, क्योंकि बहुत अधिक चिकना होता है। ये क्या होता है? चिकना का, बहुत अधिक चिकना। अगर पूछा जाए सबसे अधिक चिकनी मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी। चिकनी मिट्टी कौन सी है सबसे अधिक? काली। एग्जाम में ये सब बड़ा काम आएगा, तुमसे पूछ लेगा सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसका है, ऑप्शन में देगा चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी और कंकड़ीली मिट्टी। अब क्या करोगे? अब बचा यार के बैठा हुआ काली मिट्टी, तो वहां आंसर काली मिट्टी नहीं है तो क्या करेंगे? चिकनी मिट्टी। हर तरीके से अपने आप को ट्रेनिंग किए हुए रहना चाहिए। इसमें बहुत अधिक चिकनाई होता है, काली मिट्टी में बहुत अधिक क्या होता है? चिकनाई। बहुत अधिक क्या होता है? चिकनाई। इसीलिए इसको हम चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं। इसीलिए लावा से बनाए तो क्या कर दिया है? लावा मिट्टी। बहुत अधिक चिकनाई है, इसलिए इसको क्या कर दिया है? चिकनी मिट्टी। क्या कर दिया है? चिकनी मिट्टी। ये सब बहुत अच्छे से याद रखोगे, अलग अलग जब क्वेश्चन बनाओगे ना तब मन खुश हो जाएगा, हाँ जो पढ़े हैं वो क्वेश्चन में हो आता कैसे है। ठीक है, इसके बाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बोलोगे कपास के उत्पादन के लिए। यही बता रहे थे कि सब चीज का ये बहुत अधिक उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कुछ फसलों के लिए काफी क्या है? उपयोगी। इसलिए तुम देखा होगा हमारे यहाँ कपास जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात। ये मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप क्षेत्र है उसमें पूरी की पूरी मिट्टी कैसी है? यही। तो भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र। सबसे अधिक काली मिट्टी कहाँ? महाराष्ट्र। इसके बाद गुजरात। इसके बाद मालवा क्षेत्र, मालवा पठार भी तो बताए थे, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र जो है वहां भी क्या मिलता है? काली मिट्टी। क्या मिलता है? काली मिट्टी। ये प्रमुख क्षेत्र है, इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र है। इसीलिए कपास के उत्पादन के कारण इसमें सबसे अधिक कपास होता है। कपास के लिए एकदम वरदान है ये, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। ठीक है, कपासी मिट्टी। क्या सब नाम के पीछे का कारण समझ में आ गया? अगर कारण समझ लोगे तो नाम याद रखना काफी क्या हो जाएगा? आसान। लावा से निर्मित है इसलिए लावा मिट्टी। कपास के उत्पादन के लिए बढ़िया है इसलिए कपासी मिट्टी। अगर पूछा जाए इसमें चिकनाई क्या है, बोलोगे बहुत अधिक चिकनाई होता है। चिकनाई अधिक बढ़ने का मतलब क्या है कि तुम देखोगे ये जब मतलब सूख जाएगा पूरा, तो ऊपर पे एक लेयर जम जाएगा। क्या जम जाएगा? लेयर। और यही फटता है। तुम मूवी सब में किसानों को ऐसे करके माथा पकड़ के देखता होगा, खेत में बैठा हुआ, पूरा खेत फटा हुआ। वो एक्चुअली में महाराष्ट्र के किसान है। कहाँ के किसान है? महाराष्ट्र। क्यों? क्योंकि वहां का जब ऊपरी लेयर पूरी तरह से सूख जाता है, ये ऐसे करके फट जाता है। ये ऐसे करके देखो ना, ऐसा करके। हमारा खेत तभी फटता है जब पूरा मिट्टी क्या हो जाता है? सूखा। और उसमें देखोगे तो एकदम पूरा दरार, और मारोगे कुदाल तो ठन से आवाज करेगा, क्योंकि मिट्टी हो गया पूरी तरीके से सूखी। इसमें वो नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ऊपर वाले पे एकदम पूरा चिकना है, एकदम माड़ के जैसा। अब माड़ के जैसा है तो पूरा सूख गया, इसका नमी पूरा खत्म हो गया। अंदर में अभी भी नमी बरकरार है। अंदर में क्या है? नमी बरकरार। देखो चिकनाई की वजह से इसमें छेद काफी छोटे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छेद छोटे। और मिट्टी से पानी निकलेगा कैसे? छेद से। मिट्टी से पानी कैसे निकलेगा? छेद से। ये चिकना इतना है कि पानी अंदर जो गया वो छेद है ही नहीं इसमें। अगर पूछा जाए सबसे कम छिद्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी यानी काली मिट्टी। सबसे कम छिद्रयुक्त काली मिट्टी। जब छेद है ही नहीं तो पानी बाहर से अंदर से इवापोरेट करेगा क्या? नहीं, तो अंदर में ट्रैप हो गया। लेकिन ये इतना चिकना है कि खुद सूखने के बाद क्या होता है? थोड़ा सा दरार आ जाता है, फट जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से दरार आते हुए तुमको ऐसे ऐसे मिट्टी में दरार आते हुए दिखता है। ये कहाँ की मिट्टी है? महाराष्ट्र की मिट्टी। कहाँ की मिट्टी है? महाराष्ट्र। तो याद रखना, ये सूखने के बाद क्या होती है? फट जाती है, दरार आ जाता है इसके ऊपरी लेयर में, लेकिन इसके अंदर में फिर भी नमी रहता है बरकरार। तो याद रखोगे काफी अधिक नमी स्टोर करके रखती है, क्योंकि इसमें छेद क्या है? कम है। छेद क्या है? कम है। ठीक है, चलो। निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट लावा चट्टानों से। काला रंग के पीछे वितरण बता दे क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या है? ठीक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। पढ़े हो ये कभी? नहीं पढ़े हो? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। काले रंग का रीजन क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इसे ही चरनोजम प्रकार का, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। हमारे यहाँ का मिट्टी चरनोजम नहीं है, वो यूएस वर्गीकरण बताएंगे ना, वहां ये पढ़ाएंगे। तो अगर कभी तुमसे पूछ ले चरनोजम प्रकार की मिट्टी किसको कहते हैं, तो बोलोगे काली मिट्टी को। चरनोजम मिट्टी का रंग कैसा होता है? बोलोगे काला। कैसा होता है? काला। तो चरनोजम प्रकार की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। चरनोजम प्रकार की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का रंग काला रंग का कारण क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। काले रंग का कारण क्या है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अगर पूछा जाए सबसे अधिक अपने अंदर कौन जल सोख के रखती है, तो काली मिट्टी। जल सोखने की शक्ति क्या होती है? अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। क्या होती है? अधिकतम। क्यों? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा क्या है? अधिक है। और क्ले क्या है? क्ले क्या है? मृतिका। क्ले क्या है? मृतिका। याद रखना, ये अधिक होने के कारण से इसमें जल धारण क्षमता क्या हो जाता है? अधिक। ये बाहर मिट्टी पानी को बाहर निकलने देता नहीं है। ठीक है, इसलिए जल सोखने की क्षमता अधिक है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए तो स्वतः जोतने मतलब क्या बोलते हैं? जुताई करवाने है, नोट पे नहीं है ये, है ना? स्वतः जुताई वाली खेती क्या कहते हैं इसको? स्वतः। ठीक है, स्वतः जुताई वाली खेती, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। ठीक है, मिट्टी। ठीक है,
क्या याद रहेगा? क्योंकि इसमें जल काफी अधिक होता है, इसलिए अंदर का मिट्टी भुरभुरा ही रह जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे याद रखना, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रेब्स। क्या नाम था? क्रेब्स। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है, कि क्रेब्स ने इसको इसी कारण से, इसमें इतना गुण है, इसलिए क्रेब्स ने इसको कहा है पूरी रूप तरीके से परिपक्व मिट्टी। लिख लो, एक पॉइंट ऐड कर लो। ठीक है, कि क्रेब्स ने काली मिट्टी को अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी कहा है। क्रेब्स ने, हाँ, क्रेब्स ने काली मिट्टी को अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी कहा है। तुमसे सवाल क्या पूछ लेगा? क्रेब्स ने किस मिट्टी के बारे में ये कथन कहा है? कौन सा जगह? काली मिट्टी। चलो, अब बताए, ये भी अच्छा खासा उपजाऊपन रखता है अपने अंदर। क्या रखता है? उपजाऊपन। ये मिट्टी भी उपजाऊ है, पर ध्यान देना, उपजाऊ है पर क्या नाइट्रोजन की अधिकता है? क्या भारत के सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या है? कमी है। एनपीके में इसमें भी के ही अधिक है, इसमें भी क्या है? के ही अधिक है। एन और पी क्या है? कम है। तो क्या वहां भी एन और पी कम नहीं था? के अधिक था किसमें? जलोढ़ में। वैसा ही गुण वाला ये भी हो गया था। ठीक है, तो याद रखोगे, इसमें भी अधिकता किसकी है? इसमें अधिकता लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, और ऐड कर लेना इसमें कैल्शियम तो है ही, वो तो चूना सा ही जाएगा। के ऐड कर लेना। क्या ऐड करोगे? के। ठीक है, ह्यूमस की तो कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, ह्यूमस की कमी, के ऐड कर लेना। ठीक है, क्या समझ में आया? तो कमी किसका हो जाएगा इसमें? एनपीके में किसका कमी हो गया? एन और पी का, एन और पी का। इसके अलावा और क्या कमी है? ह्यूमस। क्या कमी है? ह्यूमस। ठीक है, तो याद रखना ह्यूमस के बीच में होती है कमी। मुख्य क्षेत्र अगर पूछा जाए तो पहला क्षेत्र तो याद रख लेना सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। ये तो याद रहना ही रहना चाहिए। इसके बाद है गुजरात। महाराष्ट्र में भी अगर एक खास क्षेत्र को दे दे तो बोलोगे डक्कन ट्रैप। कौन सा? डक्कन ट्रैप। ठीक है, डक्कन ट्रैप। ठीक है, डक्कन ट्रैप, ये तो एकदम याद रहना ही रहना चाहिए। इसके बाद तुम बोलोगे गुजरात। क्या बोलोगे? इसके बाद गुजरात। ठीक है, गुजरात। गुजरात के बाद मालवा पठार। ठीक है, मालवा, मालवा पठार। मालवा पठार कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। मालवा पठार। ये तीन क्षेत्र तो अति महत्वपूर्ण है जहां पर ये है। ठीक है, क्या याद रहेगा? इसके अलावे भी कुछ राज्य आप ऐड कर लेना जिससे सवाल आजकल पूछे जाते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। प्रमुख फसल अगर तुमसे पूछी जाए तो एक फसल तो भूलना ही मत, वो कौन सा है? कपास। कपास के अलावा दो चीज और याद रखना, सूर्यमुखी। क्या याद रखोगे? सूर्यमुखी। और अधिकांश तिलहन फसल। क्या होता है? अधिकांश तिलहन फसल। तो कपास तो कभी भूल ही नहीं सकते हो। ठीक है, कपास के बाद सूर्यमुखी। ठीक है, सूर्यमुखी। और क्या हो गया? अधिकांश तिलहन, तिलहन। ठीक है, कुछ कुछ सब्जी वगैरह के लिए भी, उत्पादन के लिए अच्छा है, तो सब्जी भी अगर कभी ऑप्शन नहीं देते तो बोलना हाँ इसके लिए भी ठीक ठाक है। लेकिन सबसे उपयुक्त इसके लिए कपास के लिए। कपास और तिलहन, तेल वाला जितना है। सूर्यमुखी भी जानते हो तेल निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी उसी के अंदर आता है, लेकिन ज्यादातर पूछ लेता है इसलिए हम अलग करवा दिया। और अधिकांश तिलहन, जैसे तुम तिलहन सीड जितने भी हैं वो इस क्षेत्र में बढ़िया से उग सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त इसके लिए कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। ठीक है, चलो अब रहने दो, बाद बाकी हम लोग कल करेंगे, टाइम हो गया ज्यादा। ठीक है।